वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग क्लास 11 की बेसिक कॉमर्स की क्लास इसमें लेके चल रहे हैं। मैं क्लास 11th नहीं कहूँगा, कॉमर्स की बेसिक क्लास हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें बेसिक टर्म्स हम आपको बता रहे हैं कि कॉमर्स में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर आप सभी को तभी समझ आएगा जब आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे। तो प्लीज़ यूट्यूब का चैनल आप जरूर हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। प्रीवियस लेक्चर जरूर आप देखें, तभी आपको रिलेट कर पाएंगे। आज की क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर पूरी तरीके से कवर किया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म के साथ कि कॉमर्स में क्या क्या हम लोग बेसिक में सीखने वाले हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या क्या चीज़ें आपके बिजनेस में होती हैं, उनका मतलब क्या होता है और उनको हम कैसे पढ़ेंगे और उनका हमारे बिजनेस में रोल क्या है। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मिलेगा वो मिलेगा बिजनेस इवेंट्स। बिजनेस इवेंट्स क्या होते हैं सर? बिजनेस इवेंट का मतलब होता है लिखा है दोज इवेंट विच ऑकर इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस लाइक सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड बिजनेस इवेंट। बिजनेस इवेंट का मतलब है किसी भी बिजनेस में जो किसी बिजनेस को नॉर्मली ऑपरेट करने में जो इवेंट होते हैं उन्हीं को हम बिजनेस इवेंट कहते हैं। जैसे सेल एंड परचेज, किसी बिजनेस में सेल एंड परचेज का काम होता है तो सेल एंड परचेज उसका बिजनेस इवेंट कहलाएगा। ओके सर, इसमें कुछ पॉइंट वाइज ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस इवेंट कहते हैं सर बिजनेस में कितने तरीके के इवेंट होते हैं। तो बिजनेस में दो तरीके के इवेंट आपको बताए गए हैं। पहला इवेंट क्या है आपका? मॉनेटरी इवेंट। दूसरा आपका क्या है? नॉन मॉनेटरी इवेंट। मॉनेटरी इवेंट को फाइनेंशियल इवेंट भी कहा जाता है और नॉन मॉनेटरी को नॉन फाइनेंशियल भी कहा जाता है। तो सर ये मॉनेटरी को हम लोग और क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। और नॉन मॉनेटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेंशियल इवेंट कहते हैं। जिन इवेंट्स को, जिन ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है वो मॉनेटरी इवेंट कहलाते हैं। जिनको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता वो नॉन मॉनेटरी इवेंट कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको पढ़ाने के लिए मैंने एक बोया की माइक परचेज की। एक चाइनीज कंपनी है बोया, मैंने बहुत पहले मान लीजिए वहाँ से एक कंपनी से, उस कंपनी से मैंने एक माइक परचेज की। सर आप चाइना के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं परचेज नहीं कर रहा हूँ। ओके तो मैंने जो माइक परचेज की उसके लिए जो मैंने पेमेंट किया, बिना पेमेंट किए तो माइक मिलेगी नहीं। तो वो जो पेमेंट करके माइक खरीदा वो हमारे लिए कैसा इवेंट कहलाएगा? मॉनेटरी इवेंट कहलाएगा। यानी ट्रांजैक्शन के लिए जब आपको कुछ मॉनेटरी फॉर्म में, मनी के फॉर्म में पे करना होता है तो वो आपके लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है। और जब आपको कोई ट्रांजैक्शन ऐसा करना हो जिसका मनी से कोई रिलेशन ना हो, जिसका पेमेंट मनी के फॉर्म में ना करना पड़े, तो वो आपके लिए नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने आज सुबह सुबह मैंने वॉक पे गए और हमने वॉक पे खूब मेहनत की और हम वॉक पे घूमे, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो ये मेरे बिजनेस में इसका मॉनेटरी टर्म में कोई रोल नहीं है, इसको हम मनी के टर्म में बिल्कुल मेजर भी नहीं कर सकते, इसके लिए मॉनेटरी कोई पेमेंट भी नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए कैसा ट्रांजैक्शन कहलाता है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। एज पर योर बुक लिखा है नॉन मॉनेटरी दोज इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म लाइक रिक्रूटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। कहते हैं कि हमने नए एम्प्लॉयों को अपने फर्म में इन्वाइट किया, रिक्रूट किया, यानी हमने नए एम्प्लॉयों की भर्ती अपने फॉर्म में की, तो कहते हैं सर इसका मनी के फॉर्म में कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको हम नॉन मॉनेटरी इवेंट बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉमर्स में जो आपको सीखनी है कि वो सारे इवेंट जिनको मॉनेटरी फॉर्म में, मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, उनकी अकाउंटिंग, उनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में मेजर नहीं होते उनको अपने बुक्स में, अपने ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मतलब सर ये हुआ कि हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले ये पहचानना पड़ेगा कि हमारा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी इवेंट में है या नॉन मॉनेटरी, क्योंकि नॉन मॉनेटरी इवेंट को कभी भी हम अपनी बुक्स में, कॉमर्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं, आपको अगली पॉइंट्स पढ़ाते हैं। पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी आप बताते चलेंगे। अगला है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन।
बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? बिजनेस इवेंट मैंने आपको बताया कि किसी भी बिजनेस में बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो इवेंट्स ऑकर होते हैं उन्हीं को बिजनेस इवेंट कहते हैं, जैसे सेल एंड परचेज। फिर बिजनेस इवेंट के टाइप्स मैंने आपको बताया। पहला टाइप्स हमने आपको क्या बताया? मॉनेटरी इवेंट। दूसरा क्या बताया? नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं वो मॉनेटरी है, जिसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए क्या कहलाता है? नॉन मॉनेटरी इवेंट कहलाता है। ओके सर। फिर हमने आपको अगला पॉइंट बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन। दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इवेंट विच आर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो सारे बिजनेस इवेंट्स जिनको मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है और जिनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं सर, उन्हीं को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और आगे क्या लिखा गया है? दीज ट्रांजैक्शन इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। और ये ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल एंटरप्राइज को, यानी किसी भी बिजनेस के या किसी भी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सर बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से हैं? वो सभी फाइनेंशियल इवेंट जो मॉनेटरी टर्म में मेजर किए जाते हैं, जिनको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वही हमारे बिजनेस के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ओके सर। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद अगली बात है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होता है? वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जो आपकी बुक में है, जो आपको पढ़ना भी है, लर्न भी करना है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपका ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में है कि नॉन मॉनेटरी टर्म है, इस बात को आइडेंटिफाई करना। मेजरिंग, मेजरमेंट करना, किस फॉर्म में मेजर करना कि मनी के फॉर्म में है कि उसका मेजरमेंट मनी के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग, साथ में उसको लिखना। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि रिकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग की डिटेल में जाओगे, उसकी डिटेल डिफिनेशन आप पढ़ोगे तो इन्होंने कहा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज़ का है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, साथ में क्लासीफाई करने का, एंड समराइजिंग, समराइज करने का ऑफ द ट्रांजैक्शन और इवेंट, ट्रांजैक्शन या इवेंट को समराइज करने का, क्लासीफाई करने का। अगर मैं दूसरे टर्म में बोलूं तो हम आपको ये बताएंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ बिजनेस इवेंट और बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस इवेंट या बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, साथ में समराइज करने का एक आर्ट है। ओके सर। आपको ये इसमें ये भी देखना होता है कि आपका ट्रांजैक्शन मनी टर्म में है कि नहीं। एंड एनालाइजिंग, और क्या है? एनालाइज करना। एंड कम्युनिकेटिंग, और कम्युनिकेट करना द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली। सर इस पर थोड़ा सा और फोकस करिए क्योंकि ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। कहते हैं कि सर अकाउंटिंग का मतलब क्या क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा अकाउंटिंग, और उसके मतलब को हम आपको बताते चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेसिक के लिए, जहाँ से आपने कॉमर्स सीखना शुरू किया है। तो देखिए क्या क्या आपसे बताया गया कि सर अकाउंटिंग के लिए आपके पास अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज़ का आर्ट है? तो पहला लिखा है आइडेंटिफाइंग। चलिए हम लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइंग, पॉइंट नंबर 1 आइडेंटिफाइंग। दूसरा है, चेक करिए, सेकंड आपसे क्या बताया अकाउंटिंग के डिफिनेशन में? तो सर सेकंड बताया मेजरिंग। ओके सर, तो यहां पर हमने लिख दिया मेजरिंग। तीसरा आपको इन्होंने क्या बताया? रिकॉर्डिंग। ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग लिख दिया। ये सब अकाउंटिंग में ही कवर हो रहे हैं। और क्या है आपके पास? रिकॉर्डिंग के बाद है क्लासीफाइंग। फोर्थ में है क्लासीफाइंग। ठीक है सर। क्लासीफाइंग के बाद सर है आपका समराइजिंग। चेक कर लीजिए, समराइजिंग ही है। हाँ सर, समराइजिंग।
समराइजिंग ऑफ बिजनेस इवेंट इवेंट्स और बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस इवेंट और बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिफ्थ, सिक्स में भी कुछ है, अभी पॉइंट, अभी डिफिनेशन खत्म नहीं हुआ, डिफिनेशन की डिटेलिंग आपको बता रहे हैं। तो सिक्स में क्या है सर, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है एनालाइजिंग, साथ में आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा। एनालाइजिंग के बाद आपको मिलेगा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग हो गया। कम्युनिकेटिंग के बाद चेक करिए क्या है, कम्युनिकेटिंग के बाद है आपके पास फाइनेंशियल रिजल्ट। किसको कम्युनिकेट करना है? फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी। कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट और 8 में लिखा है टू वेरियस पार्टी। ओके सर, तो देखिए अकाउंटिंग की डिफिनेशन में क्या क्या आपसे बताया जा रहा है, उन पॉइंट को ध्यान से सुने। अकाउंटिंग की डिफिनेशन में आपसे कहा जा रहा है कि सर सबसे पहला अकाउंटिंग का काम है आइडेंटिफिकेशन। किस बात का आइडेंटिफिकेशन करना? कि आपका ट्रांजैक्शन कैसा है, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा तभी हम लोग उसको बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर। सेकंड हमने आपको बताया मेजरिंग का मतलब मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ मनी। सेकंड आपका स्टेप होगा अकाउंटिंग करने में, अकाउंटिंग करते समय स्टेप नंबर 2 कि आप उसका मेजरमेंट मनी के फॉर्म में करें, कि वो मनी के फॉर्म में मेजर हो पाएगा या मेजर नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई हमारा कहता है कि सर आज हम बहुत खुश हैं या आज हम बहुत दुखी हैं, तो क्या उसके हैप्पीनेस को, उसके सैडनेस को हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट आपका स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और मेजरमेंट आपका हो जाएगा मनी के टर्म में, तो तीसरा काम होगा आपका रिकॉर्डिंग का मतलब लिख देना। फोर्थ है आपका क्लासीफाइंग। फिर आप जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा किसका? जनरल एंट्री का, या तो सब्सिडरी बुक या तो जनरल एंट्री में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जनरल एंट्री या सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले अकाउंटिंग के 2 और काम है। कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन का काम है और दूसरा कौन सा है? मेजरमेंट का काम है, मेजरिंग का काम है। आइडेंटिफिकेशन किस बात का? कि ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है। मेजरमेंट किस टर्म में? मनी के टर्म में। उसका मेजरमेंट मनी के फॉर्म में हो रहा है या मनी के फॉर्म में नहीं हो सकता है। हो सकता है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हो सकता है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग करने का मतलब उसको जनरल एंट्री में लिखना। जनरल एंट्री हमारी प्राइमरी बुक होती है, वैसे जनरल एंट्री का ऑप्शन है सब्सिडरी बुक। इसकी जगह आप सब्सिडरी बुक का भी रोल यूज कर सकते हैं। जहां जनरल एंट्री यूज होगी वहां सब्सिडरी बुक नहीं होगा, जहां सब्सिडरी बुक का यूज होगा वहां पर जनरल एंट्री का यूज नहीं होगा। अगर आपकी फॉर्म स्मॉल है, छोटी फॉर्म है, तो हम जनरल एंट्री करते हैं, और अगर आपकी फॉर्म बड़ी है तो वहां पर हम लोग सब्सिडरी बुक का यूज करते हैं। ओके सर। फिर हमने आपसे बताया कि रिकॉर्डिंग जो है हमारा वो जनरल एंट्री के फॉर्म में होता है, तो रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसे क्लासीफाई करना होगा। क्लासीफाई करने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ता है सर? लेजर का हेल्प लेना पड़ता है। तो क्लासीफाई का मतलब क्या है? कि जितने भी ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने अपनी बुक्स में सिस्टमैटिक फॉर्म में डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करके पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट को माइंड में रखते हुए जिन ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है, उन ट्रांजैक्शंस में हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल अकाउंट बनाया जाएगा। और जब इंडिविजुअल अकाउंट बनाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
क्लासीफाई करना, और क्लासीफाई किस बुक में करते हैं, लेजर की बुक में करते हैं। जब तक जर्नल एंट्री नहीं होगी या सब्सिडरी बुक नहीं बनेगा तब तक क्लासिफिकेशन यानी क्लासीफाइंग का काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी अकाउंटिंग का स्टेप है। अकाउंटिंग कोई एक वर्ड नहीं है, इन सबको जब हम मर्ज करेंगे ना 8 स्टेप को, तब जाकर हम उसे बोलेंगे अकाउंटिंग। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था मेजरमेंट, तीसरा है रिकॉर्डिंग, चौथा है क्लासीफाइंग, पांचवा है आपका समराइजिंग, उनको समराइज करना। आपने एंट्री कर दी, आपने लेजर बना दिया, लेकिन लेजर बनाते समय जिनका बैलेंस टैली हो गया यानी जिनका बैलेंस फाइनल हो गया उनको हम आगे की बुक्स में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो समराइजिंग करेंगे। तो समराइजिंग यानी समराइज करने के लिए हमें जिस बुक का हेल्प लेना पड़ता है उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट आपको मिलेगा भी। तो ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस इवेंट के लिए ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो उसको कहते हैं समराइज करना। और समराइज करके साथ में हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी फाइंड आउट करते हैं कि हमारी एंट्रीज में, हमारे लेजर में यानी रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग करते समय हमसे कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं हो रही है। इस चीज़ के लिए हम समराइज करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को, और उसके लिए किसका यूज करते हैं, ट्रायल बैलेंस का। जब आप ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ेंगे मेरे साथ तो ट्रायल बैलेंस के बारे में लिखा गया है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर विद द बैलेंसेज ऑफ लेजर। जो लेजर की बैलेंस की हेल्प से बनाया जाता है उसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास लेजर नहीं होगा। समराइजिंग के बाद अगला स्टेप है एनालाइजिंग। जब आप अपने ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, लेजर यानी क्लासीफाई करके आप ट्रायल बैलेंस बना लोगे, तो अगला काम होगा एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब एनालिसिस करना कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो इसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके लिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके लिए आप रेशियो एनालिसिस जैसे टूल्स अप्लाई करेंगे, फंड फ्लो आप यूज करेंगे, कॉमन साइज बनाएंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, और साथ में आप एनालाइज करेंगे कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कैसा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये सारी बातें आप एनालाइज करते समय आपको ये बातें क्लियर हो पाएंगी। एनालाइज करने के बाद है सर अगला पॉइंट हमारा कम्युनिकेटिंग। सर किसको हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं? तो माय डियर, मैंने आपको जब कंपनी के बारे में बताया तो मैंने कहा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। कंपनी में पैसा लगाता कौन है? सर पब्लिक लगाती है, और पब्लिक जो है वो कंपनी के शेयर परचेज करती है, और शेयर के बदले में उसको डिविडेंड यानी प्रॉफिट में शेयर मिलता है। तो कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी का डायरेक्टर होता है, कंपनी का मैनेजर होता है, कंपनी का एम्प्लॉय अकाउंटेंट होता है, और बाकी सारे एम्प्लॉय मिलकर कंपनी को रन कराते हैं। तो कंपनी को चलाने के बाद, कंपनी की अकाउंटिंग करने के बाद कंपनी में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कंपनी के एम्प्लॉयों के द्वारा कंपनी के ओनर यानी शेयर होल्डर को कम्युनिकेट की जाती है, बताई जाती है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, और किस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना? जितनी वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी हैं। वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी क्या है भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। पार्टीज का मतलब स्टेक होल्डर होता है। स्टेक होल्डर का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसका कनेक्शन बिजनेस के साथ है उसी को हम लोग इंटरेस्टेड पार्टी कहते हैं। इसमें दो डिवीजन है आपका, इंटरनल पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी। इंटरनल पार्टी का मतलब जो लोग बिजनेस की बाउंड्री के अंदर रहकर जिनका बिजनेस में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो हमारी इंटरनल पार्टी हो जाती हैं, और एक्सटर्नल पार्टी वो हो जाती हैं जो हमारे आउटसाइडर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास इस वेरियस पार्टी में कौन कौन से लोग मिलेंगे? सर जैसे गवर्नमेंट, जिसको हमारे प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए उसको भी कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने का मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कि हमारे बिजनेस में लॉस हुआ, या हमारे बिजनेस की फिनेंशियल सिचुएशन क्या है, या हमारे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है। इस बात की जानकारी, इस बात की इंफॉर्मेशन अपने वेरियस पार्टी तक कम्युनिकेट करना, पहुंचाना ही, इंफॉर्मेशन देना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। वैसे कम्युनिकेशन आप पढ़ोगे भी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक पर्सन से, एक पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरी पार्टी तक पहुंचाई जाती है तो उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेट यहाँ पर कौन करेगा? बिजनेस करेगा। किसको कम्युनिकेट करेगा? वेरियस पार्टी को। तो मैंने वेरियस पार्टी में आपको बताया, एक आपको इंटरनल पार्टी मिलेगी, एक आपको एक्सटर्नल पार्टी मिलेगी। आज की क्लास में हम कवर भी करने वाले हैं उन पार्टीज के बारे में। तो एक्सटर्नल पार्टी में जैसे मैंने कहा कस्टमर,
जो आपकी कंपनी का सामान यूज करता है, वो कस्टमर एक्सटर्नल पार्टी है, उसको भी आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए। कंपनी का एम्प्लॉई जो आपकी कंपनी में जॉब करता है, कंपनी का सप्लायर जिसने क्रेडिट में आपको सामान सेल किया हुआ है, लेंडर जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ है लाइक एज बैंक, उसको भी आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी आपके लिए यूजर है। इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाला है, उसको भी आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए। और इन्वेस्टर के साथ साथ गवर्नमेंट जिसको आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए, उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के साथ साथ कहते हैं सर रिसर्चर जो टाइम टू टाइम जो सर्वे करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो कंपनी का डेटा पिक करके कंपनी के बारे में एक अच्छे रिसर्च पब्लिश करते हैं, उन्हें भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सब हमारे लिए वेरियस पार्टी बन जाते हैं। हालांकि ये सारी पार्टी एक्सटर्नल पार्टी हैं जिनको हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हमारी अकाउंटिंग के स्टेप कितने हुए सर? हमारी अकाउंटिंग के स्टेप वैसे देखें तो 7 हो गए। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले सर ट्रांजैक्शन क्या है? हमारे बिजनेस में बिजनेस इवेंट जो होते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस इवेंट। और जब बिजनेस इवेंट जो मॉनेटरी टर्म में जिनको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बिजनेस को रिकॉर्ड करने के पहला काम है उनको आइडेंटिफाई करना। ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन हमारे अकाउंटिंग का स्टेप नंबर 1 है। दूसरा हमारा क्या है? मेजरिंग, मेजरमेंट करना। किस फॉर्म में? कि वो ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में मेजर हो सकता है या मनी के फॉर्म में मेजर नहीं हो सकता है, इस बात का मेजरमेंट मेजरिंग कहलाएगा। तीसरा है रिकॉर्डिंग। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, मनी के टर्म में मेजरमेंट हो जाएगा, तो तीसरा स्टेप होगा कि उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करना। सबसे पहले बिजनेस का ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक फॉर्म में जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग जनरल एंट्री कहते हैं। जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक हमारे ऑप्शनल है। जिस बिजनेस में जनरल एंट्री होगी वहां पर सब्सिडरी बुक नहीं बनेगा, जहां पर सब्सिडरी बुक बनेगी वहां पर जनरल एंट्री नहीं बनेगा। तो सर ये भी बता दें कि कहां पर जनरल एंट्री की जाएगी और कहां पर नहीं की जाएगी। अगर आपका फॉर्म स्मॉल है, आपके यहाँ ट्रांजैक्शन का साइज बहुत कम है, छोटा है, तो वहां पर हम लोग जनरल एंट्री अप्लाई करने वाले हैं। और जब हमारे बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होगा वहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? सब्सिडरी बुक यूज करने वाले हैं। दोनों हमारी प्राइमरी बुक हैं, दोनों का एक सिंगल काम है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम दोनों का है, चाहे जनरल एंट्री हो चाहे सब्सिडरी बुक हो। तो जैसे ही फॉर्म का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरल एंट्री या सब्सिडरी बुक बनाएंगे। ओके सर। रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप है हमारा क्लासीफाई। जब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल अकाउंट बनाना ही क्लासिफिकेशन यानी क्लासीफाई कहलाता है। और क्लासिफिकेशन और क्लासीफाई करने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा? लेजर का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसमें हम अपने बिजनेस के हर एक ट्रांजैक्शन का एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे और जिसे हम लेजर कहेंगे। और लेजर की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक एक ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट है, क्या बैलेंस है, कितना हमें किस पार्टी से लेना है, किस पार्टी को कितना हमें पे करना है, ये उसका इंडिविजुअल लेजर हमें बताएगा। ओके सर। क्लासिफिकेशन के बाद अगला स्टेप हमारा है समराइजिंग। ट्रांजैक्शन को समराइज करना, जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिसको हमने क्लासीफाई कर लिया। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेटा होंगे जो क्लासीफाई फॉर्म में तो होंगे, लेकिन उसमें से कई सारे डेटा ऐसे होंगे जिनका बैलेंस टैली हो चुका है, यानी जिनको हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हम आपको जब लेजर पढ़ाएंगे तो ये बात आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? समराइजिंग का काम करेंगे। और समराइज करने के लिए ट्रांजैक्शन को किसका हेल्प लेंगे? हम ट्रायल बैलेंस का हेल्प लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस का क्या काम है? कि अपने डेटा को समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करना। ओके सर। ये हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी बताता है। फिर एनालाइजिंग करना, जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए और क्लासीफाई कर लिया, समराइज कर लिया, उनकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है, रेशियो एनालिसिस का सहारा लेना पड़ सकता है। ये सब हमारे किसी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, जो इस क्लास में, आगे की क्लास में आप लोग सीखेंगे स्टेप टू स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा सर? कम्युनिकेटिंग।
कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, और फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट यानी आपको प्रॉफिट हुआ कि आपको लॉस हुआ, उसका कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन किसके साथ करना पड़ेगा? वेरियस पार्टी के साथ करना पड़ेगा। वो पार्टी आपकी इंटरनल हो सकती है, वो पार्टी आपकी एक्सटर्नल हो सकती है। पार्टी का मतलब मैंने आपको बताया भी, पार्टी का मतलब हुआ कि वो सभी स्टेक होल्डर जिनका कनेक्शन आपके बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है, उन्हीं को हम लोग पार्टी कहते हैं। ओके सर, तो डेफिनेशन में आपने पढ़ा अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज के लिए? ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the transaction or event, and analyzing and communicating the financial result of the business to the various interested party. Various interested party को जब हम communicate करते हैं तो हमारा accounting का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये definition आप खूब अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, और ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। ओके सर, तो अकाउंटिंग के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि सर हमारी अकाउंटिंग का फंक्शन क्या क्या है। अगर आपने डिफिनीशन खूब अच्छे से पढ़ ली तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला है आइडेंटिफाइंग द इवेंट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग का सर पहला काम है, पहला फंक्शन क्या है कि इवेंट को आइडेंटिफाई करना, कि उनको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ द इवेंट, मैंने ये बात आपको बताई, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उसके लिए लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, साथ में वेरियस पार्टी को अपनी डेटा को कम्युनिकेट करना ही हमारे अकाउंटिंग का फंक्शन कहलाता है। तो सर ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई है। डेफिनेशन जब खूब अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप डेफिनेशन को खूब ध्यान से पढ़ें। जब आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, एनालाइजिंग भी है, कम्युनिकेटिंग भी है। अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। हाँ जी सर, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बता दीजिए। थोड़ा अपडेट भी इसमें हुआ है, और जो जो अपडेट हुए हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। और पीडीएफ फॉर्म में आप हमारे नोट्स कॉमर्स एकेडमी ऐप से ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। साथ में आपको सारी क्लासेज, वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर लेक्चर हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर आप हमें जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स देते रहें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके सर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कॉमर्स एकेडमी सुधीर सर या सुधीर मिश्रा के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। फॉलो करें, जहां पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आप सभी को दी जाती है। तो अब बात करते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच का मतलब होता है अकाउंटिंग के पार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने पार्ट हैं? तो सर मेनली 5 पार्ट हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। बाकी अकाउंटिंग में बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं। एचआरएम अकाउंटिंग आ गई है, सोशल अकाउंटिंग आ गई है, ग्रीन अकाउंटिंग आ गई है। बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, वो चीज़ें हम आपको ऐड ऑन कराते रहेंगे। अभी थोड़ा सा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर जो नई नई चीज़ें अपडेट हुई हैं वो भी हम आपको एक लेक्चर में अपडेट कराते चलेंगे। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है डिपार्टमेंट ऑन डिफरेंस अकाउंटिंग यूजर्स इंटरेस्टेड इन बिजनेस अकाउंटिंग इज सब डिविजन इनटू 3 ब्रांचेस। कहते हैं वैसे 3 पार्ट में आपके अकाउंटिंग को डिवाइड किया गया है। आप बुक में देखेंगे तो आपको 2 पार्ट और मिलेंगे, डीके में भी, एससी में भी, टीएस में भी और एनसीईआरटी में भी। तो सर कौन कौन सा है? पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी बिजनेस को करना होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की कल की क्लास में पहले लेक्चर में बताया कि बिजनेस के 2 नेचर हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या तो वो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होगा। और मेंबर के बेस पे जब मैंने आपको बिजनेस का डिवीजन पढ़ाया तो मैंने कहा या तो सोल ट्रेड बिजनेस होगा, या तो पार्टनरशिप बिजनेस होगा, या तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगी। तो कैसा भी बिजनेस आपका हो, उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर एक बिजनेस के लिए करना मैंडेटरी होता है, ताकि वो अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस फाइंड आउट कर सके, और उसी बेस पर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सके, उसी बेस पर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट कर सके, उसी बेस पर वो फ्यूचर के लिए अपने लिए एस्टिमेशन बना सके, उसी बेस पर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो उसके बिजनेस के नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को फाइंड आउट करता है। ठीक है सर, तो क्लास 11th में 12th में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सीखने वाले हैं।
अगला पार्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट, हाउ टू वी कैलकुलेट द कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिसाइड कैसे करते हैं, कॉस्ट को निकालते कैसे हैं, ये सारी डिटेलिंग जिस बुक में, जिस चैप्टर में, जिस ब्रांच में, जिस अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो CA इंटरमीडिएट, CMA इंटरमीडिएट और साथ में आपको CS एग्जीक्यूटिव में आपको ये पार्ट पढ़ने को मिलेगा। साथ में अब 12th में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट ये आपको मिल जाएगा। मैं यूपी बोर्ड की बुक देख रहा था, उसमें कॉस्ट शीट का चैप्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है। साथ में आपको ग्रेजुएशन में बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर, कॉस्ट अकाउंट की पूरी बुक आपको पढ़ने को मिलेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। कैसा रोल है, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारी लाइफ में रोल क्या है। मैं आपसे कहता हूं कि किसी प्रोडक्ट को मैंने 20 रुपीज़ में सेल किया, किसी प्रोडक्ट को मैंने मार्केट में 20 रुपीज़ में सेल किया, आपको बताना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि मुझे लॉस। मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास ये एक मार्कर है, मैंने इस मार्कर को मार्केट में 20 रुपीज़ में सेल किया, तो 20 रुपीज़ में सेल करने से मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ। कहते हैं सर ये प्रॉफिट ये लॉस हम आपको तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप मुझे मार्कर की कॉस्ट नहीं बताते हैं। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड कैसे किया जाता है, कॉस्ट का रोल क्या होता है, ये सारी डिटेलिंग हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। एक्चुअली में प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट कमाने की बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है, लेकिन प्रोडक्ट को बनाते टाइम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलती है, उस कॉस्ट को डिसाइड कैसे करते हैं, ये सारी डिटेलिंग हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्लास 12th 11th में तो नहीं मिलेगा, ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा, बीकॉम सेकेंड ईयर में, जैसा मैंने आपको बताया, बीकॉम BBA बीकॉम ऑनर्स में, साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी थोड़ा पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। मैंने कहा अगर मान लीजिए प्रोडक्ट हमारा जो है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, मैंने कहा उस प्रोडक्ट को मैंने मार्कर ही ले लिया कि मार्कर को हम मार्केट में सेल कर रहे हैं कितने में सर, 20 रुपीज़ में। केस 1 ले लिया हमने, 3 केस ले लिया, केस 1, केस 2 और केस 3। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको मार्केट में सेल किया 20 रुपीज़ में, सब में कॉमन ले लिया 20, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, ₹20, ₹20, ₹20। मैंने आपसे कहा कि सर इसका प्रॉफिट या लॉस बता दो, तो आपने कहा सर प्रॉफिट लॉस तो तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप मुझे कॉस्ट नहीं बताओगे। तो मैंने कहा कि कॉस्ट इसकी है 18 रुपीज़, तो आपने कहा सर अगर 18 का कॉस्ट है तो आपका प्रॉफिट 2 रुपीज़ हो जाएगा। मैंने कहा इसकी कॉस्ट तो है 25 रुपीज़, तो आपने कहा सर आपको ₹5 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको बनाया 25 में और आप इसको सेल कितने में कर रहे हैं, 20 में। मैंने कहा इसकी प्राइस है 20 रुपीज़, तो आपने कहा 20 में बनाकर अगर आप 20 में मार्केट में सेल करोगे तो आपको ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा, यानी आप BEP पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है कॉमर्स की लैंग्वेज में। तो BEP का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये सारी बातें बताएगा। दूसरी बात, मैंने मार्कर बनाया, मार्कर को बनाने में हमारी 2 कॉस्ट लगी। कौन कौन सी कॉस्ट लगी सर? एक तो सर हमारी लगी डायरेक्ट कॉस्ट, एक हमारी लगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। वैसे कॉस्ट का डिवीजन कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक डायरेक्ट कॉस्ट लगी, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे सर क्या हुआ डायरेक्ट, क्या हुआ इनडायरेक्ट, कुछ आप बताएंगे? मैंने कहा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर का जो खर्चा लगा वो हमारे लिए डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है? हमारा एम्प्लॉय बाहर खड़ा रहता है, हमारा गेट कीपर का खर्चा जाता है। प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बनता है, लेकिन ऑफिस में बैठकर एक बंदा AC में वो अपने TV स्क्रीन पे या अपने स्क्रीन पे, वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये देखता है कि लेबर काम कैसे कर रहा है। तो ऑफिस के जितने खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट को सेल करने के जो खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट किया तो एडवर्टीजमेंट सेलिंग कॉस्ट नहीं, सॉरी डायरेक्ट का कॉस्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बनाने के बाद का खर्चा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 कॉस्ट होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा होता है? प्रोडक्ट के बनने तक का जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट के बन जाने के बाद का जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मैंने आपसे कहा सेलिंग का खर्चा, शोरूम का खर्चा कैसा है सर? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट खर्चा है। एडवर्टीजमेंट का सर कैसा एक्सपेंडिचर है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट के बनने के बाद किया जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हम लोग 2 तरीके का खर्च करते हैं। एक हम लोग कौन सा कॉस्ट करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है सर, ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया।
अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट जो आपने बनाया तो उसकी आपने कॉस्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट की क्या निकालोगे, टोटल कॉस्ट निकालोगे। वो अलग बात है कि उस टोटल कॉस्ट में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, उसमें आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। वो तो बात की बात है, वो इंक्लूड होगी ही होगी। अभी नेचर पढ़ाएंगे तो कॉस्ट का नेचर एक ये भी होता है बिहेवियर के बेस पे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर ये क्या होता है? फिक्स कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, जो एक सर्टेन टाइम या एक कैपेसिटी तक जो चेंज नहीं होता है उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, प्रोडक्शन के कम होने के साथ साथ कम होता जाता है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल क्या होता है? सेमी वेरिएबल जिसमें फिक्स भी होता है, जिसमें वेरिएबल भी होता है। जैसे पहले हम लोग जब फोन यूज करते थे, सिम यूज करते थे, तो हम लोगों को एक ऑफर मिलता था कि दिन की पहली कॉल 90 पैसे आएगी, उसके बाद जितनी भी कॉल करेंगे पर कॉल आपका 30 पैसा आएगा। तो पहली कॉल फिक्स होती थी, उसके बाद के कॉल का चार्ज हमारा वेरिएबल होता था, जितनी देर बात करेंगे उतना चार्ज आएगा। जबकि पहला अगर आपने हेलो कहकर फोन काट आपने कट कर दिया तब भी आपके 90% डिडक्ट हो जाते थे आपके अकाउंट से, तो आपके लिए फिक्स कॉस्ट हो जाता था। तो जब फिक्स और वेरिएबल मिक्स हो जाता है तो उसको सेमी वेरिएबल कहते हैं। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। आप प्रोडक्ट नहीं भी बनाओगे तब भी वो कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, वो आपके लिए फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी हमेशा प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। प्रोडक्ट बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। प्रोडक्ट ज़्यादा बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट कम बनाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर आपको ये टॉपिक खूब अच्छे से हम क्लियर कराएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्ट कैसे निकला। प्रोडक्ट का सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, वो तो हमने आपको डिटेल बता ही दिया। अब मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाना है। बनाया तो प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन जब आप प्रॉफिट कमाने की बात करोगे तो आपको इस प्रोडक्ट की कौन सी प्राइस पता होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है सर? आइए हम आपको सेलिंग प्राइस भी प्रोडक्ट का निकालना सिखा देते हैं। किसी प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है डियर, वो सेलिंग प्राइस निकलती है दो चीज़ों से। प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में हम लोग जब प्लस कर देते हैं क्या? डिजायर्ड प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट कमाने की हम इच्छा रखते हैं, यानी अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को जब हम टोटल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो वही हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्राइस बन जाता है? सेलिंग प्राइस। और फिर हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, और सेल करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट्स पे क्या कमाते हैं सर? प्रॉफिट कमाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल समझो, क्या रोल है सर कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बताएगा। जब तक टोटल कॉस्ट आपको अपने प्रोडक्ट की नहीं पता होगी तब तक आप डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। यानी किसी प्रोडक्ट को कितने में बेचना है ये तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता होगी। और ये कॉस्ट आप कहाँ सीखने वाले हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप सभी के लिए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट है जिसमें आप ये सारी बातें सीखेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताने का प्रयास किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है पूरे बिजनेस में, पूरे कॉमर्स में। तो बहुत बड़ा रोल है किसी बिजनेस में, कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। एक एग्जांपल और मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का दे देता हूं। मार्केट में दो बिजनेस है, ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। और अगर दोनों बिजनेस में कोई बिजनेस अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर कभी अपने बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकता। अगर उसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। और कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम, कॉस्ट को कम करने का काम, मिनिमाइज करने का काम, ये सारी कहानी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाए। ये सारी बातें आप जिस अकाउंट में सीखते हैं उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट है। तीसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहते हैं सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली caters are the managerial need for the accounting information that gathering accounting information for the need of the management of designing various policy measures। कहते हैं कि सर जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें कैश फ्लो आपको मिल गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट,
कैश बजटिंग आपको मिल गया, रेशियो एनालिसिस मिल गया, और प्राइम टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग। इनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्राइमरी टूल्स कहे जाते हैं। कहते हैं मैनेजमेंट को फ्यूचर की पॉलिसीज को बनाने के लिए जिन अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनकी स्टडी जिस अकाउंट में, जिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं उसी को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया आपको कैश फ्लो, इसमें इन्होंने आपको बता दिया क्या, कैश बजटिंग, साथ में रेशियो एनालिसिस, ऐसे आपको कई सारे पार्ट और भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखने को मिलते हैं। साथ में जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो बुक में आपको एक अकाउंटिंग आपको मिलेगा एचआरएम अकाउंटिंग। एचआरएम का अकाउंटिंग का मतलब आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल हो गया है किसी भी बिजनेस में। तो एचआर की अकाउंटिंग हम जिस बुक में पढ़ते हैं उसको हम एचआरएम अकाउंटिंग कहते हैं। साथ में आपको मिलेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आज की डेट में सोशल अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है कि जो भी जहां पर भी हम अपने बिजनेस को रन कराते हैं हमारी एक्टिविटी का सोसाइटी पे क्या रोल पड़ता है, सोसाइटी पे क्या कनेक्शन है, कि उसका इम्पैक्ट मेरिट है या उसका इम्पैक्ट डिमेरिट के फॉर्म में पड़ रहा है, उसकी अकाउंटिंग हम जहां पे करते हैं वो हमारे लिए सोशल अकाउंटिंग कहलाता है। साथ में ग्रीन अकाउंटिंग भी है। ये सारी बातें आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेशली ग्रीन अकाउंटिंग आगे का पार्ट है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितनी अपडेटेड अकाउंटिंग आपकी है, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग है, ग्रीन अकाउंटिंग है, वो एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग है, वो एबीसी एनालिसिस की अकाउंटिंग है, वो सारी बातें हम आपको इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये बात आपको बता दी। अब अगला पार्ट है आपका अकाउंटेंसी। चलिए देख लेते हैं अकाउंटेंसी क्या है। लिखा है अकाउंटेंसी इज द साइंस और स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। It is example the need and purpose of the accounting and also explain various principles and conventions that are used in the accounting process and impart knows how to preparing account and presenting and communicating of accounting information। मतलब इसका ये है कि अकाउंटेंसी जो है वो हमारे अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स बताते हैं, यानी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इसके रूल और रेगुलेशन जहां पर हम स्टडी करते हैं उसी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटिंग हमारे अकाउंटेंसी का पार्ट है। अकाउंटेंसी सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन जिसमें प्रिंसिपल्स भी होंगे, जिसमें आपके कन्वेंशंस भी होंगे, जिसमें आपके प्रूडेंस भी होंगे, जिसमें आप सभी कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो सारे कंसेप्ट का अगर आप कहें कि कंसेप्ट को कंपाइल यहाँ पे करके आपको अकाउंटिंग के मेथड और तरीके सिखाए जाते हैं वो आपकी अकाउंटेंसी कहलाता है। अकाउंटिंग क्या है? डेटा को रिकॉर्ड करना, जिसके 6 से 7 स्टेप मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया वो अकाउंटिंग है। लेकिन अकाउंटिंग की कैसे जाएगी, उसके प्रिंसिपल कहाँ होंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, उसका बेस क्या होगा, ये आप जहाँ पर सीखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो ठीक है सर, ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया कि अकाउंटेंसी क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। अकाउंटेंसी के बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग। अभी तो हम लोग बुक कीपिंग पे आ जाते हैं कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है। चलिए अकाउंटेंसी के बाद ही आपका बुक कीपिंग का पार्ट है। हाँ जी, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चलिए बुक कीपिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिक में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये बुक कीपिंग क्या होता है और बुक कीपिंग का मतलब क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जी सर बताएं इसके बारे में क्या होती है। सर बुक कीपिंग का नाम जब हम सुनते हैं ना तो हमारे मन में आता है कि बुक कीपिंग का मतलब है बुक को कीप करना। बिल्कुल नहीं। कॉमर्स के टर्म में बुक को कीप करने का मतलब कि मार्केट से बुक खरीद कर लाए और अलमीरा में हमने बुक को सजा कर रख दिया, यही बुक कीपिंग है। बिल्कुल नहीं। ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग हमारे अकाउंटिंग का एक पार्ट है। प्राइमरी बेस पर हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और क्लासीफाई करने तक का जो हमारी जो जर्नी है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। जबकि अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, मेजरमेंट भी करते हैं, क्लासीफाई भी, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, साथ में हम एनालाइजिंग भी करते हैं और समराइजिंग भी करते हैं, एनालाइजिंग भी, एनालिसिस भी करते हैं और उसके साथ साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है जबकि बुक कीपिंग एक नैरो कंसेप्ट है। इसका डिफरेंस आपके क्लास में बहुत पूछा जाता है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या है। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। लिखा है बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। देखो केवल 2 बात कर रहा है, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, यानी जनरल एंट्री और लेजर तक की जो जर्नी है उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना हमारे लिए बुक कीपिंग कहलाता है। और आगे लिखा है इन सिस्टमैटिक मैनर वेराज अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग आल्सो इंक्लूड समराइजिंग। कहते हैं जब हम बुक कीपिंग में ही बाकी चीजें ऐड कर देते हैं तो हमारे लिए अकाउंटिंग कहलाता है। क्या क्या हम ऐड कर देते हैं?
सर जैसे हम इसमें ऐड अगर कर दें क्या, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, तो हमारे लिए अकाउंटिंग बन जाता है। इसका मतलब सर अकाउंटिंग की डिफिनेशन को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमारा पहला पार्ट है वो बुक कीपिंग कहलाएगा और जो कंप्लीट पार्ट है वो हमारे लिए अकाउंटिंग कहलाएगा। तो बुक कीपिंग हमारे अकाउंटिंग का पार्ट है। क्लासीफाई करना, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई ऑफ ट्रांजैक्शन को हम बुक कीपिंग कहते हैं और उसके बाद की जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए अकाउंटिंग का पार्ट कहला रहा है। तो क्या क्या और ऐड कर दें सर, तो समराइज, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी हमारे लिए अकाउंटिंग कहलाता है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का डिफरेंस आप जरूर पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और डिफरेंस आप अपनी कॉपी से इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम जो अकाउंटिंग करने चल रहे हैं ना, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, हम अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, एचआर अकाउंटिंग हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली अकाउंटिंग हो, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग के यूजेज क्या है, वो सारी बातें हम आपको सिखाने चल रहे हैं कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए पहले मैं बेसिक बातें कुछ बता देता हूं, फिर मैं आपके कंटेंट पे आ जाता हूं। पहली बात सर, हम ट्रांजेक्शन को मेमोराइज नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, हमें प्रॉफिट और लॉस चाहिए तो उसके लिए भी अकाउंटिंग हमें जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, अगर सर फ्यूचर में हमारे कस्टमर के साथ या किसी पार्टी के साथ कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो सर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, अब आइए आपके कंटेंट में देखते हैं क्या क्या बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में एक सर्टेन टाइम में आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या आपके बिजनेस में लॉस हुआ, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसके लिए बैलेंस शीट आप बनाते हैं, इसके लिए तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग करनी होती है। ये आपके अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है, इसलिए भी आप अकाउंटिंग करते हैं ताकि आपको आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चल जाए, साथ में आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चल जाए। ओके सर, कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस यूजर। वेरियस यूजर में मैंने आपसे बताया भी प्रीवियस लेक्चर में भी, एक इंटरनल यूजर होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उन्हीं को हम यूजर कहते हैं। प्रीवियस स्लाइड में भी हमने इस पर डिटेल में आपसे चर्चा की, तो ये भी आपके अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है। अगला है लोकेटिंग, फाइंड आउट करना, रेक्टिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग द एरर एंड फ्रॉड्स। जब तक आप चीज़ों को लिखेंगे नहीं तब तक एरर और फ्रॉड का पता नहीं चलेगा। तो एरर और फ्रॉड को एलिमिनेट करना, दूर करना, इसके लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जब हम चीज़ों को अपनी बुक में लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ट्रांजैक्शन कैसा है या हमारी ट्रांजैक्शन में गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है। उन सारी चीज़ों को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फ्रॉड को पकड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, कई तरीके के फ्रॉड हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का एक चैप्टर है, हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। अकाउंटेंट हमारा एम्प्लॉय है वो भी फ्रॉड कर सकता है। जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी तब तक हम उसके फ्रॉड को पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर कोई गलती पूरी मेहनत के बाद भी हो जाती है, गलती होना स्वाभाविक सा एक नेचर है इंसान का, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, अकाउंटेंट से भी हो सकती है, तो उसको रेक्टिफिकेशन का काम भी हम अकाउंटिंग की हेल्प से करते हैं, यानी अपनी गलती में सुधार भी रेक्टिफिकेशन की हेल्प से करते हैं। असेसिंग एंड एनालाइजिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, कहते हैं सर अकाउंटिंग अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको आपके बिजनेस का प्रोग्रेस नहीं पता चलेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस का प्रोग्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इंटर फर्म या इंट्रा फर्म, यानी अपने फर्म के अंदर में दो डिपार्टमेंट के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी फर्म का मार्केट में स्टैब्लिश किसी दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करना चाहते हैं और अपनी प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी ये भी आपकी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है ताकि हम कंपेयर कर सकें और अपने ग्रोथ के बारे में पता लगा सकें। ठीक है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कहते हैं सर अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है ये आप बता दीजिए। तो अकाउंटिंग के एडवांटेज आपको अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले पेज पे मिलेगा। तो चलिए अकाउंटिंग के एडवांटेज देख लेते हैं। अगर आपने डिफिनीशन अच्छे से कवर कर ली है माय डियर, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपको क्लियर होता चलेगा। इसलिए आप डिफिनीशन को खूब ध्यान से पढ़ें कि अकाउंटिंग की डिफिनीशन क्या है। और डिफिनीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें, जहां पर बेसिक बातें
कॉमर्स की हुई हैं, बिजनेस की बात हुई है, जिसमें आपको कॉमर्स और बिजनेस को समझने में आसानी हो जाएगी। ओके सर, चलिए कहते हैं क्या क्या एडवांटेज आपको अकाउंटिंग से होने वाले हैं। प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, हेल्प इन recalling the transaction, assets management to perform various activity like planning and controlling। कहते हैं सर पहली बात तो परमानेंट हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, साथ में ये हमें प्लानिंग में और साथ में हमें कंट्रोलिंग में बहुत हेल्प करता है, मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है कि हमने किस एसेट्स को किस डेट पर कितने में खरीदा था, जब हमने 2000 लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में खरीदा था तो हमें क्या प्राइस पड़ी थी, हमें कितने का डिस्काउंट मिला था, किस पार्टी को हमने कितने में सेल किया, हमारी कंपनी में कितने डिफॉल्टर हैं। ये सारी बातें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप अपने बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे। ये आपकी अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है। ओके सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कहते हैं सर ये आपका अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है ये एविडेंस के तौर पे भी काम करता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका किसी कस्टमर के साथ, किसी पार्टी के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आपको इन्हीं एविडेंसेस के फॉर्म में, इन्हीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखना पड़ता है जो अकाउंटिंग एविडेंस के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। एक्ट एज रेडी सोर्सेज, कहते हैं ये एज अ रेडी सोर्स के फॉर्म में भी काम करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी एंड यूजर, कहते हैं सर वेरियस पार्टी और यूजर को भी इससे एडवांटेज मिलती हैं। जैसे मैंने इंटरनल एक्सटर्नल यूजर के बारे में बात किया, कंपनी ओनर को इंफॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्टर मैनेजर एम्प्लॉय को मिलती है, कस्टमर को मिलती है, गवर्नमेंट को मिलती है, इन्वेस्टर को मिलती है, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिनका कनेक्शन कॉमर्स से होता है, तो उन सभी को इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल जानकारी मिलती है। तो ये हमारी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट हैं। अकाउंटिंग करना हम सबके लिए मैंडेटरी भी है। अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि आपके बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में किसी चीज़ में कमी ना हो, दीपक तले अंधेरा, यानी जहां अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां भी हैं। हमारी अकाउंटिंग में कुछ कमियां हैं, वो कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी डिमेरिट हैं, वो सारी बातें हम लोग देखते हैं। पहला है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक क्वालिटी, साइज, कलर एक्सेट्रा आर नॉट रिवील्ड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को माइंड नहीं करते हैं कि बिजनेस में प्रोडक्ट की साइज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को हम अपने बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को तो कवर करते हैं लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम कवर नहीं करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग किसी बिजनेस का लैंग्वेज होता है, लेकिन आप केवल उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही देख सकते हैं, उसके बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में अकाउंटिंग को देखकर किसी बिजनेस के बारे में प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा है विंडो ड्रेसिंग। कहते हैं सर अकाउंटिंग की सबसे दूसरी कमी, सबसे बड़ी कमी है विंडो ड्रेसिंग का। क्या है विंडो ड्रेसिंग की कमी? बहुत अपने ट्रांजैक्शन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ताकि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ताकि मार्केट में अपनी एक अच्छी रेपो बना सकें। इसलिए मैक्सिमम कंपनी क्या करती हैं कि विंडो ड्रेसिंग करती हैं, दिखावा करती हैं। एक्चुअली में उतनी प्रॉपर्टी उनके पास नहीं होती है, एक्चुअली में उनके पास उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट में फेक डेटा, डमी डेटा वो रिकॉर्ड करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने का प्रयास करती हैं ताकि वो अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को, गवर्नमेंट को, बाकी फाइनेंसियर को, लेंडर्स को, बैंकर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें और वो अपने फर्म को ग्रोथ के सिचुएशन में ला सकें। तो विंडो ड्रेसिंग ये बहुत बड़ी डिमेरिट है। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आर इग्नोर्ड। कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स को भी इग्नोर किया जाता है। तो ये बातें आज की क्लास में हम यहीं तक करने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ तक रिवीजन करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम आपको मिलेंगे नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ। बाकी की बातें कल की क्लास में हम करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी क्लासेज बहुत अच्छी लग रही होंगी, आप सभी को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जहाँ पे फ्री क्लासेज, फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब का चैनल आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।